आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, जहां आज की नशरियात में हमारी कोशिश रहेगी कि मुल्क के अंदर सियासत पर गुफ्तगू करे, बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ बयानात आए हैं अफगान और जम्मू कश्मीर को लेकर, वो क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर किस तरीके के मामलात है, प्रेस काउंसिल का वफ्द आ चुका है, उस पर क्या कुछ बात हो रही है। और दो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, उन रिपोर्ट्स का हाल अहवाल भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ होगा जी 10 बजे तक, लेकिन 9:40 पर हस्बे वादा आपके साथ हम बात करेंगे, बराह रास्त बात करेंगे, फोन लाइन हमारी खुलेंगी। आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपने इलाके के मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की एक कोशिश और सही करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे जो है आपकी आवाज़ को सुने और आपके मसाइल का हल निकल सके। तो एक तरह से तो ये प्रोग्राम रहता है, लेकिन दूसरी बात ये होती है कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको बताते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ है। तो दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ गौहर कुछ है इस वक्त बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से ज़रा अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि माजी में आज के दिन की क्या कुछ झलकियां हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तारीख के आज के दिन के हवाले से और उसके बाद ही खबरों का पिटारा शुरू करेंगे। यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से 14 अक्टूबर आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और बात करेंगे 1948 में आज ही के दिन 14 अक्टूबर को इजराइल और मिस्र के दरमियान जंग शुरू हुई है। और आज ही के दिन 1946 में हॉलैंड और इंडोनेशिया के दरमियान जंग बंदी का माहदा भी हुआ है। और 1943 में 14 अक्टूबर आज ही के दिन जापान का फिलिपाइन की आज़ादी का ऐलान हुआ है। और आज ही के दिन 1933 में जर्मनी का इत्तेहादी ग्रुप से इलाहदगी का ऐलान भी हुआ है। 14 अक्टूबर आज ही के दिन 1953 स्टेट ड्यूटी एक्ट हिंदुस्तान में नाफिज हुआ है। और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1981 में हुस्न मुबारक मिस्र के चौथे सदर बने हैं। आज ही का दिन था वो। और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 2010 में दिल्ली में जारी 19वीं दौलत मुश्तरका खेलों का इख्तिताम हुआ है। और आज ही के दिन 2012 में नाइजीरिया की एक मस्जिद में मुसल्लह अफराद ने 20 अफराद को कत्ल किया था। वो आज ही का दिन था 14 अक्टूबर जब ये वाक़या पेश आया। नाइजीरिया की एक मस्जिद में एक बंदूक बरदार दाखिल हुआ और उन्होंने 20 अफराद पर अंदाज़न जो गोलियां चलाए तो 20 अफराद की मौत हुई है। तो नाजरीन, ये थी आज के तारीख के दिन के हवाले से बात। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है पिटारा खोलेंगे आज की खबरों के हवाले से। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, जरा आज की खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं चाइना की, क्योंकि चाइना की तरफ से बयान जारी हुआ है और वो बयान सियासी गर्माहट जो है वो लाया है। क्योंकि भारत सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया है और बयान उस वक्त सामने आया है जब मुल्क के नायब सदर हिंद ने दौरा किया था और उसके बाद ये बात सामने आई। यानी दौरा कहाँ का हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का। और चीन की तरफ से वेंकैया नायडू के दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने आया है। भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है और जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट बनाकर चीन हमेशा उलझना चाहता है, उसे चाहिए कि वो ज़मीनी सूरत हाल को समझे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले को हल करे। बल्कि आगे दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान दिया गया है कि चीन जिस 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की सरहदों के साथ साथ इलाकों पर जो अपना कब्ज़ा बता रहा है, दरअसल मामला कुछ अलग है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन जो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर है, उस पर चीन ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है। ये पहला मौका नहीं है जब अक्साई चीन का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी 2 मरतबा इस तरीके की बात जो है भारत सरकार की तरफ से कही गई थी, लेकिन आज सख्ती के साथ ये कहा गया है कि अरुणाचल का मामला तो मामला है ही नहीं, बल्कि अक्साई चीन का मामला है। और अगर इस अक्साई चीन के मामले को संजीदगी के साथ चीन ने नहीं लिया तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो बड़ी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नायब सदर वेंकैया नायडू ने स्टेट असेंबली के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया था गुज़श्ता दिनों के अंदर, और उसके साथ साथ ऑडिटोरियम और कुछ चीज़ों का इफ्तिताह किया था और उसी प्रोग्राम पर एतराज़ किया था
चीन की वजारत खारजा ने, और चीन की वजारत खारजा ने कहा था कि जिस तरीके से भारत सरकार के आला तरीन ओहदेदार अरुणाचल जा रहे हैं ये काबिल मजम्मत है और काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये पहला मौका भी नहीं है कि जब चीन की तरफ से इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई हो, बल्कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मामले पर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब इस इलाके के दौरे पर थे, डिफेंस मिनिस्टर साहब 2019 में गए थे तब भी, और उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब जब 2020 में अरुणाचल के दौरे पर थे तो तब भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो था वो चीन की तरफ से सामने आया था। लेकिन उस वक्त भी भारत सरकार के दफ्तर खारजा ने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्ट किया गया था, और आज जब कल हफ्तावार ब्रीफिंग चाइना की तरफ से की गई उसमें जब यह मामला सामने रखा गया तो रात देर गए ही भारत सरकार ने मौका भी इख्तियार करते हुए कहा कि अक्साए चीन वाला मामला जिस पर नाजायज़ कब्जा चीन का है उसे हटाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और ऑन ग्राउंड मसले का हल किया जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिमार्केट किया जाए ताकि इस तरीके की पेचीदगियाँ ना हो। तो ये तो खबर थी जनाब चीन की, क्योंकि बयान उन्होंने दिया था और उस बयान के पस मंज़र की कहानी क्या थी और भारत सरकार का मौक़िफ़ क्या था ये हमने आपके सामने रख दिया। अब जब चीन की बात हो रही है तो एक और ख़बर की ओर आते हैं और बात ज़रा तिजारत की करते हैं। एक तरफ से चीन के साथ बयानात तेज़ी के साथ दिए जा रहे हैं, वहीं पर तिजारत के हवाले से भी काफ़ी बेहतरी दोनों मुल्कों के अंदर दिख रही है। भारत और चीन तिजारत के हवाले से बयान जारी हुआ है और भारत और चीन का जो तिजारत है, जो ट्रेड है, वो कमोबेश इस साल 100 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। ये टच कर सकता है 100 बिलियन डॉलर का, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड जो इस वक्त भारत और चीन का हुआ है वो 90.37 बिलियन डॉलर एंडिंग सितंबर तक हो गया है। एंडिंग सितंबर तक 90.37 बिलियन डॉलर का भारत और चीन का तिजारत हो चुका है और ये बढ़ सकता है। अगर आप इसको देखेंगे ये बड़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले में। लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से नहीं चल पाया था, लेकिन जो पेंडेमिक बेहतर हुआ उसके बाद ये तिजारत बढ़ी है। कमोबेश 49% लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल तिजारत में बेहतरी हुई है। इंडिया यानी भारत की तरफ से और चीन की तरफ से जो ट्रेड वॉल्यूम है ये रवां साल 100 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, इस तरीके की माहिरीन की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है। चाइना की तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा है 22.7% पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि पिछले साल में उधर 28.33 ट्रिलियन यन, जिन्हें आप 4.38 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से देखेंगे वो पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर वहां पर आज जो तिजारत हुई है, ये ऑफिशियल डाटा जो है वो रिलीज किया गया है चाइना की तरफ से भी, और ऑफिशियल डाटा जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी सामने आया है। और फिगर्स जो सामने आ रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट जो टोटल था अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 21.91 बिलियन डॉलर तक वो रजिस्टर हो गया है जी, और इसमें 42.5% का उछाल हुआ है जो बेहतरी के नुमाया बेहतरी की ओर जो है वो दिख रहा है। तो सीधी सी बात है कि जहां पर लगातार चीन के साथ मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है कई मामलों पर, चाहे मामला सरहद का हो या मामला अरुणाचल प्रदेश का हो, लद्दाख का हो, उस भी तिजारत के हवाले से खबर ये है कि तिजारत जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है और एदाद शुमार जो है वो सामने आ चुके हैं ट्रेड के हवाले से। तो ये थी भारत और चीन के हवाले से खबर। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे अफगानिस्तान की और रूस के हवाले से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात जो हैं, अफगानिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दों का गढ़ बन सकता है। मुख्तलिफ ममालिक के जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान को अपना गढ़ बना सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के जो इराक की बात करेंगे, सीरिया की बात करेंगे, तो वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप है वो अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ ये दहशतगर्दी का अड्डा गढ़ बन सकता है तो ये नेबरिंग कंट्री जो है, हमसाया ममालिक हैं, चाहे रूस है, पाकिस्तान है, ईरान है या दीगर कई ममालिक हैं, वो उनके लिए ख़तरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में अफगानिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए वो अफगान तालिबान को यानी कि रवां माह की 20 तारीख को एक मीटिंग रखेंगे और उनमें उन्हें दावत देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मौजूदा हालत है या दहशतगर्दों के हवाले से उन्होंने जो तशवीश की है उस पर वो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे और बातचीत करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रूस
और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के बीच मुज़ाकरात हो सकती हैं और 20 अक्टूबर शेड्यूल किया गया है। और इस बात की तस्दीक जो है वो अफगानिस्तान के सफ़ीर बराए रूस ज़मीर काबोलो की तरफ से किया गया, जिसमें कहा गया कि तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर मॉस्को की तरफ से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए बुलाया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो बातचीत हो। ये बातचीत कब होनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे गौहर कुछे ने आपको बता दिया कि इराक और सीरिया के मिलिटेंट एक्टिवली अफगानिस्तान के अंदर है, ये बात बताई है रूस के सदर ने। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि ये जो पूरा मामला है जी, इससे न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों को खतरा है बल्कि नुक्से अमन का खतरा जो है वो पूरे मुल्क के लिए पैदा हो सकता है, जिस तरीके के इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। पुतिन वो कौमी सलामती के मुशीरों के साथ बात कर रहे थे, जहां रूस के कौमी सलामती के मुशीर उनके साथ थे, वहीं पर उज़्बेक और दीगर मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर भी इस मीटिंग के अंदर थे, जिस दौरान इस बात की वजाहत कर दी गई रूस इन सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है और जो मिलिट्री ड्रिल शुरू किया गया है अफगान सरहद के पास कई मुल्कों के अंदर, वो लगातार जारी रहेगी ताकि किसी किस्म की अगर ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन किया जाए। तो ये ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, ISIS सीरिया की बातें हो रही हैं और साथ साथ तालिबान को बुलाने की भी बात हो रही है। बड़ी बात ये कि 20 तारीख को बातचीत होनी है, 20 अक्टूबर का डेट जो वो फाइनल किया पुतिन ने, वो बात करेंगे तालिबान के कमांडरों के साथ मॉस्को के अंदर। अब आते हैं जी आगे, बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान की। जल्दी से आपको बताते चले, पाकिस्तान की सियासत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत और फौज दो अलग अलग पेजों पर इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि DGISI तैनाती के मामले पर इमरान खान आज भी नाराज़ दिख रहे हैं। और मुख्तलिफ ज़राए ब्लाग के मुताबिक आने वाले 72 घंटे, यानी पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम पाकिस्तान के हवाले से हो सकते हैं। इमरान खान और DGISI की तकर्री के मामले पर कई इंकिशाफात हो रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के बीच जो मुलाकात हुई थी, माना जा रहा कि उस मुलाकात के अंदर भी बर्फ़ पिघली नहीं है और कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है। उसका वाज़िया उसूल और जो बात सामने रखी जा रही है वो ये है कि जब फ़ौज की तरफ से बयान जारी किया गया, समरी भेजी गई वज़ीर आज़म को DGISI के हवाले से, उस समरी पर अभी तक भी दस्तखत इमरान खान ने नहीं किया, क्योंकि जो DGISI तब्दील किए गए हैं, माना जा रहा है कि इमरान खान ज़ाती तौर ये चाह रहे थे कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन मुकम्मल तौर पर ना हो तब तक साबिक़ DGISI जो है वो मुकम्मल तौर पर वहीं पर रहे और उन्हें तब्दील ना किया जाए। लेकिन फ़ौजी क़यादत ने उन्हें तब्दील कर दिया, जिससे ये साफ लग रहा है कि फ़ौज ने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मशावरत इस मामले पे नहीं की है। खबर रसाई इदारे ARY और जियो के मुताबिक आइंदा 72 घंटे जो है वो इंतहाई अहम पाकिस्तानी सियासत के अंदर हो सकते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात पर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कोई बर्फ़ पिघली नहीं है। और अब अगरचे बयानात काफ़ी ज़्यादा PTI की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो समरी जारी होनी थी उस समरी पर इमरान खान के दस्तखत नहीं है, जो ये साफ दिखा रहा है कि मामला कहीं और की ओर भी जा सकता है। तो ये मामला जनाब ISI के चीफ का है, जिसे 6 अक्टूबर को तब्दील किया गया और ये माना जा रहा है कि जब तब्दीली हुई है तो पॉलिटिकल लीडरशिप को उसमें एतमाद में नहीं लिया गया है। ये बात थी जनाब पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी बयान सामने आया है और ये बयान इंतहाई अहम है और बरसगीर के अंदर क़याम अमन के लिए एक ही मसला है और वो मामला जम्मू कश्मीर है। शाह महमूद कुरैशी का बयान उस वक्त सामने आया है जब भारत सरकार का मौक़िफ़ पहले ही साफ है कि जम्मू कश्मीर अंदरूनी मामला है और इसमें किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे OIC हो या कोई भी इदारा हो। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन बातों का इज़हार किया। वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान का मामला उन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला जब तक रहेगा तब तक बरसगीर में अमन नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगर ये मसले हल होते हैं, यानी कि ख़ासकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला अगर हल होता तो बरसगीर में अमन मुमकिन होगा। साथ ही साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले पर भी बात की है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की है और साथ ही साथ फ़लस्तीन के मामले पर भी उन्होंने बात दोहराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये सियासी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, इस सिलसिले में उन्होंने ये बातों का इजहार किया है। CICA के इजलास के दौरान जिसकी सदारत कजाकिस्तान कर रहा था और कजाकिस्तान के नूर सुल्तान अंचेयर थे, उन्होंने ये कहा कि बरसगीर के अंदर क़याम अमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के मसले को हल किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए से भारत सरकार के साथ मसले का हल होना लाजमी है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के लिए भी उनकी बात सामने आई और फ़लस्तीन के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर आलमी इदारे अगर इस वक्त अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को नहीं समझते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है और वहाँ पर इंसानी बहरान इस वक्त पैदा हुआ है और उस इंसानी बहरान से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी मुल्क अपना ताउन अफगानिस्तान के अंदर दें ताकि नए अफगान को तामीर किया जा सके। फ़लस्तीन के मामले पर 2 स्टेट थ्योरी को दोहराया है, उसी 2 स्टेट थ्योरी को दोहराया जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा सियासत है और कई लीडर और अवाम 2 स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन कल शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 2 नेशन थ्योरी जो 2 स्टेट थ्योरी, नेशन मतलब 2 स्टेट थ्योरी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के एक चार्टर के तहत सामने रखी जा रही है। अगर उस पर बातचीत होती है तो उससे फ़लस्तीन का मामला हल हो सकता है, लेकिन फ़लस्तीन और इजराइल पहले ही अपने अपने मौके पर बरकरार है और दोनों ने उस चार्टर को मानने से इनकार किया था। लेकिन फिर भी शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है वो सामने आया। तो बड़ी बात कि CICA का इजलास हुआ था, उस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब बढ़ते हैं आगे, जरा बात जो दिल्ली की करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर आज सबकी नजरें कांग्रेस हेडक्वार्टर पर रहेंगी और कांग्रेस हेडक्वार्टर पर इसलिए नजर रहेंगी क्योंकि पंजाब की सियासत का मामला अब दिल्ली पहुंचा है और नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की आला क़यादत के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के हवाले से जो दिल्ली पंजाब के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू यानी नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के सदर भी हैं, वो आज दिल्ली आ रहे हैं और कांग्रेस की आला क़यादत से वो मुलाकात होंगे। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि कांग्रेस पंजाब के खीमे के हवाले से अगर हम कांग्रेस खीमे की बात करेंगे तो कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं क्योंकि इससे काफ़ी अहम माना जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां आज दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वो कांग्रेस की आला क़यादत सोनिया गांधी और दीगर लीडरान से भी मुलाकात करेंगे और इस हवाले से काफ़ी अहम माना जाता है कि शायद पंजाब के हवाले से, पंजाब कांग्रेस के हवाले से कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब ये सिद्धू का दौरा कब हो रहा है जी, जब उन्होंने प्रदेश प्रेसिडेंट के हिसाब से यानी PP के हिसाब से इस्तीफ़ा दिया, पंजाब कांग्रेस कमेटी के हेड के हिसाब से इस्तीफ़ा दिया और काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही कि उनके लिए प्रायोरिटी है जी पंजाब की आवाम और पंजाब की सियासत में तब तक वो रहना चाहेंगे जब तक खिदमत हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इसको इस जाविये से भी देखिएगा, सिर्फ 2 दिन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास है, यानी 2 दिन के बाद जब कांग्रेस कमेटी का इजलास है तो वहां पर पंजाब सरफिरिस्त रहेगा क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2-3 माह के बाद चुनाव होने हैं, चुनाव का बिगुल बजना है। तो पंजाब की जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल कांग्रेस की वो ये है कि अमरिंदर बाहर चले गए हैं, अमरिंदर का ग्रुप नाराज है, कांग्रेस के अंदर तरह तरह की आवाज़ें हैं। इस बीच जिसे हेड बनाया गया था उसने हेड से होने से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज महवे गुफ्तगू रहेंगी और माना जा रहा है कि CWC इजलास से पहले इस इशू को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। इसलिए आज सबकी नज़र रहेगी सिद्धू पर जब वो AICC के ऑफिस पहुंचेंगे जहां पर वो टॉप लीडरशिप के साथ आज मुलाकात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, जब दिल्ली की बात हो रही है तो ज़रा आपको ये भी बताते चले, रिवायात से हटकर सदर हिंद इस बार दशहरा के मौके पर दिल्ली के अंदर नहीं रहेंगे, यानी रिवायात से हटते हुए सदर हिंद रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और ये दौरा कल रात देर गए उनकी तरफ से तय कर दिया गया है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2 दिन का दौरा उनका रहा है, 14 और 15 अक्टूबर का, जिस दौरान वो लद्दाख के अंदर मौजूद रहेंगे। 14 अक्टूबर को वो सिंधु दर्शन जो लद्दाख के अंदर है वो करेंगे और सिंधु घाट पर जाकर खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 15 वो जवान जो वहाँ पर तैनात है, फौजी जवान एज ए चीफ ऑफ द स्टाफ, एज द चीफ ऑफ द आर्मी के, वो वहाँ पर जाएंगे क्योंकि सुप्रीम लीडर जो है आर्मी
कि वो इस वक्त रामनाथ कोविंद साहब है वो वहाँ पर जाएंगे और सदर हिंद वहाँ पर इससे पहले भी जाने की कोशिश में थे, लेकिन मौसम खराब था तो तभी उन्होंने कहा था कि अगली बार आएंगे। तो अगली बार उन्होंने चुना इस बार दशहरा का मौका, और रिवायत से हटते हुए दशहरा का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर वो बिताएंगे। यानी 14 तारीख उनका लद्दाख है और 15 तारीख को वॉर मेमोरियल में भी जाएंगे, द्रास भी जाएंगे, और उसके साथ साथ खबर ये भी है कि उधमपुर बेस पर भी वो आएंगे और शाम को जब वो वापस होंगे तो उधमपुर बेस से वो वापस होंगे और उधमपुर के अंदर नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पर वो रहेंगे, जिस दौरान न सिर्फ जवानों के साथ वो बातचीत करेंगे बल्कि वहाँ की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि रामनाथ कोविंद साहब का 2 दिन का दौरा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, और इस सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो पहले ही दे दी गई है और कहा जा रहा है कि अरेंजमेंट्स ऑल डन है और सबकी नजरें रहेंगी कि रामनाथ कोविंद लद्दाख के अंदर जब बात करेंगे तो किस तरीके से होगी, क्या चाइना को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, और जब उधमपुर आएंगे तो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ज़रूरी है कि पीठ थपथपाई जाएगी आर्मी की, जिस तरीके से इस वक्त भी बॉर्डर्स पर वो डटे हुए। तो सदर हिंद रामनाथ कोविंद का दौरा। यानी कि आज और कल, आज वो लद्दाख भी जाएंगे जहां वार मेमोरियल में भी वो जांबाक फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे, और साथ ही साथ वो उधमपुर भी जाएंगे जहां पर वो फौजी जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे, और लद्दाख के अंदर भी, लेह के अंदर भी वो फौजी जवानों के साथ ही मुलाकात करेंगे। और आज और कल दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इंतज़ामिया की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए जी, बात जब रामनाथ कोविंद की हो रही है तो जरा आपको बताते चले मरकजी हुकूमत का एक और फैसला भी सामने आया है और उस फैसले के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट में तरमीम कर दी गई है और वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियारात दे दिए हैं BSF को मजीद, और ये इख्तियारात जो है ये इंतहाई अहम है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियारात दिए गए हैं BSF को, और अब ये इख्तियारात का अमल जो है ये सिर्फ महदूद पंजाब तक नहीं रहेगा बल्कि ये इख्तियारात जम्मू कश्मीर तक भी बढ़ा दिए गए हैं और लद्दाख तक भी बढ़ा दिए गए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर ने कह दिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब किसी भी आदमी को अरेस्ट, सर्च और सीज कर सकते हैं। 50 किलोमीटर का दायरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का है, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, इस दायरे के अंदर BSF को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। अभी तक हम देखते थे कि अगर किसी नारकोटिक के मामले में किसी को पकड़ा जाता था तो BSF इब्तिदाई तहकीकात करने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर देती थी, लेकिन अब तरमीम कर दी गई है और तरमीम के तहत वो सीजर भी कर सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं और कस्टडी में भी रख सकते हैं जब तक मामले को हल न किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये सामने आया और ये सस्पेक्टेड को डिटेन करना और पूछताछ करना ये शायद अभी तक सिर्फ पुलिस का काम था, अब BSF को भी ये दे दिया गया। जब ये एक्ट के अंदर तरमीम की गई और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी इसमें लाया गया और पंजाब के दायरे को भी बढ़ा दिया गया, 50 किलोमीटर के दायरा कर दिया गया है, तो पंजाब के वजीर आला की तरफ से एतराज़ात किए गए हैं और पंजाब के वजीर आला ने कहा कि है जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल गवर्नमेंट का दायरे इख्तियार है उस पर शब खून के बराबर ये फैसला है। यानी कि इख्तियारात जो दिए गए हैं तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी मुश्तबा शख्स BSF को दिखेगा सरहद के करीब। इससे पहले ही कई ऐसे इलाके थे जहां पर ये इख्तियारात दिए गए थे BSF को, लेकिन अब जहां जहां पर भी सरहद है वहां पर BSF को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी मुश्तबा शख्स दिखेगा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें पूछताछ की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी एक चीज़ बड़ी वजाहत है जिसमें जो हमने नाजरीन के लिए बताते चलें। पहला जो कानून था BSF को लिमिट कर दिया गया था 80 किलोमीटर से। अब आप समझ रहे होंगे कि 80 किलोमीटर पहले था, 50 कर दिया, लेकिन ये जो 80 किलोमीटर वाला मामला था जी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो गुजरात का था और 15 किलोमीटर राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम का था। यानी
अगर आप गुजरात को बाहर निकालेंगे वहां 80 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर बीएसएफ कार्रवाई आज भी कर सकती है। 15 किलोमीटर का दायरा कहां था? राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम। जम्मू कश्मीर इसमें नहीं था। जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर दिया गया और ये 15 वाला मामला जो है ये 50 तक कर दिया गया है। जब ये 50 हो गया है तो पहला रिएक्शन पंजाब के वजीर आला की तरफ से सामने आया, जिन्होंने कहा कि ये निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश है और जो इख्तियारात रियासतों को है उन्हें सलब करने की कोशिश जो है वो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से की जा रही है। बात जरा आगे बढ़ते हैं, अब बात जम्मू कश्मीर की आपके सामने रखते हैं और फर्जी और गैर कानूनी तकरीरों का मामला लगातार सामने आ रहा है और इस पर कार्रवाइयां भी हो रही है। और कल रात देर गए क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की जब उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर गैर कानूनी तौर पर तकरीरियां करने की कोशिशें की थी। और बाज़ाब्ता तौर पर जब ये ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संजीदा नोटिस लिया, क्राइम ब्रांच की नोटिस में लाया और आनन फानन में ये मामला जब तहकीकात के लिए चला गया तो सीनियर असिस्टेंट जो एडवोकेट जनरल के दफ्तर में था, पता लगा कि उन्होंने फर्जी रिक्रूटमेंट स्कैम जो है वो चलाया और बाज़ाब्ता तौर पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर नंबर 56 2021 अंडर सेक्शन 420 467 468 471 और सेक्शन 66 आईटी एक्ट के तहत क्राइम ब्रांच ने बाज़ाब्ता तौर पर यूसुफ भट्ट की गिरफ्तारी की है, जिसका ताल्लुक जिला बड़गाम से बताया जा रहा है। और इस एफआईआर के अंदर ये कह दिया गया है कि एक कम्युनिकेशन जो थी, एक दरख्वास्त जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो एडवोकेट जनरल के हैं उनकी तरफ से सामने रखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल है जी, जिसके बारे में एडवोकेट जनरल दफ्तर को कोई भी इल्मियत नहीं है और ये फर्जी हो सकते हैं। मामला तहकीक किया गया, पता लगा कि मोटी रकम ली गई थी लोगों से और उनकी तकर्रुरी के जाली ऑर्डर्स दे दिए गए थे। और ये जाली काम कहां पर किया गया था? उस मकाम पर जहां पर इंसाफ होता है, जहां पर खरे और खोटे का फर्क होता है, लेकिन वहां पर भी ब्लैक शिप्स मौजूद रहते हैं और उन ब्लैक शिप्स को कल बेनकाब किया है। क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए और एफआईआर दर्ज करते हुए साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में मजीद तहकीकात होगी, क्योंकि इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 33 लोग ऐसे थे जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए और 33 लोग ऐसे थे जो ऑर्डरली के लिए पैसा अपना दे चुके थे और ऑर्डर्स उनके लिए जारी भी कर दिए गए थे और ये ऑर्डर सारे के सारे फर्जी थे। और इब्तिदाई तहकीकात के बाद फिलहाल गिरफ्तारी हुई है याकूब भट्ट, जिसका ताल्लुक बड़गाम से है और एफआईआर ऑलरेडी जो दर्ज हो गई थी उसी एफआईआर की कार्रवाई जो है वो क्राइम ब्रांच ने की है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके की सूरत हाल है, क्यों परेशान है किसान जिला बड़गाम का, और एनकाउंटर का आज चौथा दिन है, वहाँ की सूरत हाल क्या कुछ है। प्रेस काउंसिल की भी बात आपको बताएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि नीति आयोग का एक रिपोर्ट सामने आया है, जिस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर हम सबके सामने एक बड़ा सवाल है।